हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष कुमार है। मैं क्वालिफिकेशन में सीए और सीएमए हूँ। मैं लिखता हूँ आपके साथ यहाँ पे, संतोष कुमार मेरा नाम है, सीए एंड सीएमए। देखो, आप 11th क्लास पढ़कर आप 12th क्लास में एंट्री करने वाले हैं। 11th क्लास में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कॉन्सेप्ट अगर हमारे तरीके से क्लियर नहीं है तो 12th क्लास में अच्छे मार्क्स लाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है बच्चे। हमने बहुत सारी चीजें रटी हुई हैं सॉरी 11th क्लास में बहुत सारी चीजें रटी हुई हैं। अगर उन चीजों को हम तरीके से अगर नहीं समझते हैं तो 12th क्लास में अगर हमारा सपना 100 मार्क्स लाने का, अकाउंट्स की बात कर रहा हूं, तो इतना आसान नहीं हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कुछ पढ़ा नहीं है। एक बार चेक करते हैं कि जो चीजें मैं आज आपके साथ लेके चल रहा हूं, एक बेसिक बात करूंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या आपको ये ऑलरेडी पता है? अगर आप ये जानते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये आपको ठीक से नहीं पता तो आपको ये पहले जानना पड़ेगा अगर अकाउंट्स में प्रॉपर तरीके से मास्टरी करना चाहते हैं तो। आज मैं आपके किसी चैप्टर को टच नहीं करूंगा, कोई चैप्टर नहीं। एक बार देखता हूं कि जो 11th क्लास में हमने एक साल जो मेहनत किया, उस मेहनत से जो हमने अल्टीमेट कॉन्सेप्ट निकाला, वो कॉन्सेप्ट हमारा कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है बच्चे। 1 घंटा, आज का 1 घंटा जो है वो सिर्फ आपके साथ हम आपके उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर में डिस्कशन करेंगे। आइए जरा, आज मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी आपके साथ यहाँ पे मैं बड़ी बातें नहीं करूंगा, छोटी छोटी बातें करेंगे हम, बेसिक कॉन्सेप्ट। मुझे पता है, आपको भी पता होगा कि देखो पूरा का पूरा जो हमारा अकाउंट्स है वो मेनली 5 वर्ड पे टिका हुआ बच्चे। 5 वर्ड आपको पता है ना। एक वर्ड आपके होते हैं एसेट्स, नाम सुना आपने ना सर? हाँ जी सर, हमने नाम सुना हुआ है। एक नाम होता है जी आपका कैपिटल, सर ये भी जानते हैं हम तो, अच्छा गुड। सर एक नाम लायबिलिटी होता है, सर ये भी सुना हुआ है। मैंने कहा कि आपने नहीं सुना हुआ है, आप तो सब कुछ जानते। थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा आपके साथ। एक वर्ड आपने सुना होगा यहाँ पे एक्सपेंसेस, नाम सुना आपने? सर हाँ जी सर, हमने ये भी सुना हुआ है। और एक वर्ड आपने सुना होगा जी इनकम, सर हाँ जी सर, हमने ये भी सुना हुआ है। देखो 5 वर्ड हमारे पास है। जरा एक बार फिर से देखते हैं कि हमें कितना आता है। आप जरा मुझे बताओ कि एसेट्स किसको बोलते हो आप, जरा बताइए। एसेट्स किसको बोलते हैं? सर करंट एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, 2 तरीके के होते हैं। मैं वो थोड़े पूछ रहा हूं बच्चे, मैं पूछ रहा हूं कि आप इनको, ये जो करंट एसेट्स फिक्सेड्स बोला, इसके पहले एक नाम आ गया एसेट्स, उनको एसेट्स क्यों बोलते हैं आप? सर वो मशीन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, डेटर्स है, कैश है, प्रीपेड एक्सपेंसेज है, बहुत सारे नाम होते हैं सर, सारे एसेट्स होते हैं। मैं फिर से ये थोड़े पूछ रहा हूं आपसे, मैं पूछ रहा हूं कि आपने जितने सारे नाम आपने लिए हैं, इन सारे नाम को आप एसेट्स क्यों बोलते हो? मेरा सवाल सिर्फ इतना है। सर ये तो हमने सुना ही नहीं था, सोचा नहीं था, छोड़ो ना, टफ क्वेश्चन हो गया। मैं सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आप जरा मुझे बताओ एक्सपेंसेज क्या होते हैं? एक्सपेंसेज सर खर्चा। अरे ये तो हिंदी नाम है, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा। मैं पूछ रहा हूं कि आप देखो रेंट को, सैलरी को, कमीशन को, वेजेज को आप एक्सपेंस बोलते हो ना? हाँ, एक और भी नाम था जी, डेप्रिसिएशन, आपने इसको भी एक्सपेंस कहा था। आपसे मुझे इतना बताइए कि आप इन सभी नाम को एक्सपेंस क्यों बोलते हैं? क्यों रेंट को, सैलरी को, वेजेज को एक्सपेंस बोलते हैं? सर ये तो डे टू डे ऑपरेशन में होते हैं। देखो डे टू डे ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? रोजाना होना। मान लो मैंने एक बार ही पूरे लाइफ में बस पे बैठा और मैंने बस का भाड़ा पे किया, लाइफ में एक बार, डे टू डे नहीं कर रहा बच्चे, रोज नहीं कर रहा, क्या ये मेरा एक्सपेंस नहीं है? सर हाँ, ये जो भाड़ा पे किया वो भी एक्सपेंस आपका है। तो मैं वही तो पूछ रहा हूं, फिर एक्सपेंस बोलते किसको है? आप कैसे डिफाइन करोगे इन वर्ड को आपका? सर ये तो हमने सोचा नहीं था, चलो छोड़ो ना, टफ क्वेश्चन हो गया बच्चे। मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, आप जरा मुझे बताओ कैपिटल किसको बोलते हैं? ये तो बता दो, ये तो पता होगा आपको। सर कैपिटल का मतलब होता है कि जो अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है ओनर ने बिजनेस, उसको कैपिटल बोलते हैं। आपने बिल्कुल ठीक बोला। ठीक है, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल में आता हूं बच्चे, मैं कुछ निकाल रहा हूं पॉकेट से आपके लिए। हाँ जी सर, पैसे ही है तो? हाँ जी बच्चे, ये देखो जरा आप यहाँ पे, ये देखो आप, मान लो ये 5 लाख रुपए की गड्डी है, दिख रही है ना आपको? सर हाँ जी, ये मान लो 5 लाख की गड्डी है। अब ये 5 लाख रुपए मान लो आपके पास है और आप एक ओनर हो, मैं एक बिजनेस हूं। आपने मुझे क्या क्या स्टार्ट किया, रिपीट कर रहा हूं, आप एक ओनर हो, आपके हाथ में मान लो 5 लाख की गड्डी है, मैं एक बिजनेस हूं, आपने मुझे स्टार्ट किया। आपने क्या किया, ये 5 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किया। ये 5 लाख रुपए, मान लो 5 लाख की गड्डी है, ओनर ने यानी कि आपने बिजनेस में लगाया। जरा बताओ, जिस 5 लाख को ओनर ने बिजनेस में लगाया, ये 5 लाख मान लो, ये कैपिटल है कि नहीं? सर हाँ, यही तो कैपिटल है, यही तो कैपिटल है। नहीं बच्चे, आप गलत जवाब दे रहे हैं। अगर आप इसको कैपिटल बोल रहे हैं, बट ये तो कैश है,
आप देखो ये 5 लाख की गड्डी की बात मैंने की थी, ये तो कैश आपका है। और शायद आप भूल रहे हैं कि कैश जो होता है ना वो हमारा एसेट्स होता है बच्चे, एसेट्स होता है। मैं तो आपसे कैपिटल के बारे में पूछ रहा हूं कि कैपिटल क्या होता है। सर हमने इस तरीके से तो कभी सोचा नहीं था, ये सोचना होगा। अगर हमारा मोटिव है बहुत अच्छे मार्क्स को लेकर आना, अगर हम अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहते हैं, अगर हमारा टारगेट है हम बड़े होके सीए, कुछ सीएमए, कुछ सीएस, कुछ ऐसा करें, बड़ी डिग्री करें, तो आपको इस बात समझना ही होगा बच्चे। इसके बिना अकाउंट्स नहीं चलता, फिर तो रटाफिकेशन आपका है, आपने रटा हुआ है। आइए मैं आपको समझाता हूं बहुत सिंपल लैंग्वेज में इन 5 वर्ड का क्या मतलब होता है। अगर इस 5 वर्ड में कमांड हो गया तो कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं जो आपको परेशान करेगा। आपको कई सारे चैप्टर परेशान करते थे 11वीं क्लास में। बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, आप याद कीजिए, एनपीओ था आपका, रेक्टिफिकेशन था, ये सिंगल एंट्री सिस्टम था, शायद आपने इसको छोड़ ही दिया होगा। ये तो चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा अगर इन पे पूरा कमांड नहीं है तो। एक बार बहुत स्लोली हम यहाँ पे देखते हैं कि आखिर इन 5 वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। हाँ जी सर, शुरू करवा। देखो जी, कोई भी आपसे पूछे ना कि एसेट्स क्या होता है, एक बहुत सिंपल तरीके से आप बताएं, बिना एग्जाम्पल बताए बगैर, कि कोई भी ऐसा वैल्यू जिसका बेनिफिट आपको आने वाले फ्यूचर में मिलता है। फ्यूचर, भविष्य बच्चे, कोई भी चीज जो आपको कल बेनिफिट देगा। फ्यूचर का मतलब क्या होता है, आगे आने वाले समय में, चाहे वो समय 1 दिन के बाद हो, चाहे वो 1 साल के बाद हो, चाहे 1 महीने के बाद हो, फर्क नहीं पड़ता। कोई भी चीज जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा वो सारे हमारे एसेट्स होते हैं। आप दुनिया की कोई भी चीज देखो, कोई भी चीज जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देता है ना बच्चे, हम उन्हीं को एसेट्स बोलते हैं। अब देखो ना, मशीन हो गया, टूल्स हो गया, इक्विपमेंट हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, कैश हो गया, बैंक, जो बैंक में पैसे पड़े हुए सारे हमारे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इन सबका बेनिफिट आप फ्यूचर में लेते हैं बच्चे, फ्यूचर में लेते हैं आपका। सर बताओ ना फिर एक्सपेंस क्या होता है। बड़ी सिंपल सी बात है, कहते हैं कोई भी ऐसा वैल्यू जिसका बेनिफिट आप ऑलरेडी ले चुके हैं, ऑलरेडी टेकन। अगर आप किसी चीज का बेनिफिट आप ऑलरेडी ले चुके हैं, ऑलरेडी टेकन, तो उसी को बोलते हैं बच्चे आपका एक्सपेंस। सिंपल सी बात है यार, अगर फ्यूचर में कोई चीज आपको बेनिफिट देगा, आप उसे कहना कि वो आपका एसेट्स है। और अगर आप उसका बेनिफिट ले चुके हैं, अगर आप बेनिफिट ले चुके हैं, तो आप बोलो कि वो आपका एक्सपेंस होता है। इतनी सी फर्क निकल के आती है। सर थोड़ा ठीक से समझाओगे? क्यों नहीं, मैं आपको समझाता हूं बच्चे, आपको समझाता हूं। देखो मैं बात करता हूं एक कंपनी का, मान लो उस कंपनी का नाम है आयुसीएम आपका। मान लो मैं एक कंपनी की बात करता हूं जिसका नाम है आयुसीएम। आप कल को एक बड़े बच्चे बन गए, एक सीए बन के कंप्लीट हो गए जी, और मान लो आपको इस कंपनी ने अपॉइंट किया एक अकाउंटेंट के रूप में आपका, यानी कि आप क्या हो गए जी, इस कंपनी के बन गए आप अकाउंटेंट। यानी कि आप एक यहाँ पे सीए बन गए, और सीए बनने के बाद इस कंपनी के अंदर गए काम करने के लिए, आप बन गए अकाउंटेंट। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो 5 वर्ड मैंने यहाँ पे लिखे हुए, 5 वर्ड, ये 5 वर्ड की स्टडी आपके लिए हो रही है या फिर कंपनी के लिए हो रही है? कंपनी के लिए बच्चे, आपके लिए नहीं। ये 5 अकाउंट्स जितना भी चलता है, पूरा का पूरा कॉमर्स, पूरा का पूरा जो अकाउंट्स है, वो किसी एक इंसान के लिए स्टडी नहीं होता है, एक फर्म के लिए होता है, एक कंपनी के लिए होता है। तो मैं एक कंपनी की बात कर रहा हूं और इसके लिए 5 वर्ड का मीनिंग मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। हाँ जी सर, ठीक है। तो पहले ध्यान रखना, आप एक कंपनी हो, आप अपने आप को अकाउंटेंट नहीं करना, आप कहना कि मैं इस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आप एक कंपनी हो। अच्छा मुझे ये बताओ, ये महीना कौन सा चल रहा बच्चे? महीना, सर महीना चल रहा है मार्च का, ठीक है। तो आप एक कंपनी हो, मार्च का महीना, मैं आपका एक एम्प्लॉय, मेरा नाम मिस्टर ए है। मैंने क्या किया, पूरे मार्च के महीने में मैंने आपके पास काम किया, पूरे महीने काम किया। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप एक कंपनी हो, मार्च का महीना है, मैं मिस्टर ए आपका एक एम्प्लॉय, मैंने पूरे मार्च के महीने आपके पास काम किया। एंड में आया, आके बोला कि देखो जी मैंने पूरे महीने काम किया, मेरी सैलरी पे करो। जरा बताओ आपने मुझे क्या पे किया? रिपीट करता हूं, आप एक कंपनी, मैं मिस्टर ए आपका एम्प्लॉय, मैंने पूरे महीने काम किया, एंड में आके बोला कि काम किया, मेरी सैलरी पे करो। जरा बताओ आपने मुझे क्या पे किया? सर सैलरी पे किया। गलत जवाब बचे। अगर आप कहोगे सैलरी पे किया, तो मैं आपसे पूछूंगा क्या आपने कभी सैलरी को देखा है? लाल, पीला, हरा, काला कैसा होता आपका? नहीं सर, हमने कभी नहीं देखा। मेरे बच्चे, आपने सैलरी पे ही नहीं किया, आपने तो कैश पे किया है। आप सोचो ना, अगर मैं काम करके एंड में आता हूं, बोलता हूं कि जरा बताओ जी मैंने काम किया, मेरी सैलरी पे करो, तो आपने यानी कि इस कंपनी ने क्या पे किया? आपने कैश पे किया, कैश। मान लो आपने क्या किया, 10,000 यहां पे कैश पे कर दिया, कैश पे किया। आपको पता है ना कि कैश आपका क्या होता है? एक एसेट्स होता है, कैश आपका एसेट्स होता है। लेकिन पता बच्चे, जब आप इस 10,000 को आप मुझे पे करोगे, तो आपसे अकाउंट्स पूछेगा
कि आपने ये 10,000 क्यों पे किया, रीजन बताओ जरा बताओ। आपने इस 10,000 के बदले में मेरा मतलब मिस्टर ए का बेनिफिट ले लिया है कि अभी लेना है, जरा बताओ। आपने कहां गया, आपने इस 10,000 के बदले में मेरा बेनिफिट ले लिया है कि अभी लेना है। सर बेनिफिट ले चुके हैं। तो पता है अगर आप इस 10,000 के बदले में मेरा बेनिफिट ले चुके हो तो इस पेमेंट के पीछे का जो रीजन है बच्चे, रीजन उसको हम कहते हैं कि आपका एक्सपेंस है, वो आपका एक्सपेंस हो गया। यानी कि आप जो 10,000 पे करोगे उसके पीछे का जो रीजन रिकॉर्ड किया जाएगा, रीजन, वो आप कहोगे कि देखो जी मेरा एक्सपेंस आपका हो चुका है, एक्सपेंस। आप फिर अकाउंट्स में क्या करते हैं, एक्सपेंस या रिकॉर्ड करते हैं। अब देखो ना, एक लड़का जिसके हजारों नाम है, कभी राम बोलते हैं, कभी श्याम बोलते हैं, कभी मोहन, कभी सोहन। उसी तरीके से एक्सपेंस भी एक लड़का है बच्चे। कभी हम इसको रेंट बोलते हैं, कभी सैलरी बोलते हैं, कभी कमीशन बोलते हैं, कभी वेजेज बोलते हैं, कई नाम से जानते हैं। यहां हम इसको किस नाम से जानते हैं सर, सैलरी के नाम से जानते हैं, सैलरी के नाम से आपका। तो देखो ना, आपने पे क्या किया सर, कैश पे किया। ये अच्छा वर्ड है। अगर आप कह दो कि आपने सैलरी पे किया तो गलत वर्ड होगा बच्चे। आपने कैश पे किया, क्यों पे किया, रीजन बताओ। तो जब रीजन की रिकॉर्डिंग करते हो ना तो कहते हो कि हाँ जी मेरी सैलरी एक्सपेंस, यानी कि एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड किया आपका। आपको पता है ना अकाउंट्स काम करता है डुअल एंट्री सिस्टम पे, डबल एंट्री सिस्टम। आपको पता है डबल एंट्री का मतलब क्या होता है सर? हाँ, डुअल एस्पेक्ट। नहीं बचे, मैं मतलब पूछ रहा हूं सर। हाँ, वो डेबिट क्रेडिट। नहीं बचे, मतलब पूछ रहा हूं मतलब क्या होता है। तो सर मतलब तो नहीं पता। देखो मतलब क्या होता है, मैं आपको बताऊं। डुअल एस्पेक्ट बच्चे, आपने खुद कहा डुअल का मतलब क्या होता है। एक एस्पेक्ट ये बताओ कि आपके बिजनेस में क्या आया और क्या गया। एक तो आपको बताना पड़ेगा। जरा यहां देख के बताओ, आपके पास से क्या चला गया सर? कैश चला गया। एक एस्पेक्ट हुआ बच्चे। डुअल में जब भी कुछ आपके बिजनेस में आता या जाता है तो उसके पीछे का आपको रीजन बताना पड़ता है कि आखिर ये पैसा क्यों गया। तो देखो ना, जो कैश आपने यहां पे किया है उसके पीछे का रीजन आपने क्या रिकॉर्ड किया कि मेरा एक्सपेंस हो गया, सैलरी आपका हो गया, सैलरी बेनिफिट ले चुके आप। तो मैंने कहा कि देखो अगर कोई आपसे पूछता है ना कि एक्सपेंस क्या होता है, कहना कि बेनिफिट लेना एक्सपेंस आपको होता है, बेनिफिट लेना एक्सपेंस होता है। अगर बेनिफिट ले चुके तो एक्सपेंस आपका हो चुके। सर थोड़ा और डिटेल में समझाओगे? क्यों नहीं, आइए जरा एक और एग्जांपल लेके चलते हैं बच्चे, एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। जरा मुझे आप बताओ कि आप कौन हो? सर मैं आयुसीम हूं। आयुसीम आपका एक कंपनी हूं, ठीक है। जरा बताओ महीना कौन सा चल रहा बच्चों? सर ये मार्च का महीना चल रहा है, मार्च का महीना, ठीक है। मैं कौन हूं? मिस्टर ए, आपका एक एम्प्लॉय। मैं आपके पास काम करता हूं। मैंने क्या किया, पूरे मार्च के महीने मैंने आपके पास काम किया, पूरे महीने आपके पास काम किया। एंड में आपके पास आया, आकर बोला कि देखो जी पूरे महीने काम किया, मेरी सैलरी पे करो। लेकिन मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि अगला महीना अप्रैल का है, अप्रैल का मैंने अभी तक काम नहीं किया, लेकिन मुझे पैसे की जरूरत है, मेरे घर में कुछ काम है। मैंने आपसे बोला कृपया करके अप्रैल का जो सैलरी है ना मुझे अभी पे कर दो। तो पता आपने क्या किया बच्चे? 10,000 आपने मार्च का और 10,000 अप्रैल का, मुझे टोटल जो आपने कैश पे किया वो 20,000 पे किया। यानी कि ये देखो ना, आपके पास यानी कि आयुसिम से 20,000 रुपए आपने क्या हुआ जी, कैश पे कर दिया। कैश जो कि आपका एक एसेट्स होता है, एक एसेट्स होता है, यही पे किया आपने। सर हाँ जी। जरा मुझे ये बताइए कि चलो 20,000 रुपए आपने पे किया, समझ में आता है, लेकिन आपका एक्सपेंस कितना हुआ? जरा मुझे बताओ एक्सपेंस कितना हुआ? सर एक्सपेंस 20,000 का पेमेंट किया है, 20,000 रुपए हमारा एक्सपेंस हो गया। नहीं बच्चे, आप शायद बोल रहे हैं मैंने एक्सपेंस का मतलब क्या बताया था? मैंने कहा था जिस वैल्यू का बेनिफिट आप ऑलरेडी ले चुके हैं वही आपका एक्सपेंस है। आप मुझे बताओ 20,000 रुपए आपने पे किया, समझ में आता है, लेकिन आउट ऑफ 20,000 जरा मुझे ये बताइए कि आपने बेनिफिट कितने का लिया है? बेनिफिट कितने का लिया है? सर बेनिफिट तो हमने सिर्फ 10,000 का लिया है, 10,000। अच्छा 20,000 रुपए हमने पे किया, ठीक है, लेकिन एक्सपेंस 20,000 नहीं हुआ। एक्सपेंस वही रिकॉर्ड किया जाएगा जिसका आपने बेनिफिट लिया। यानी कि जब डबल एंट्री सिस्टम में आप इस पैसे के जाने के पीछे का रीजन रिकॉर्ड करेंगे, उस रीजन में आप 10,000 ही कहेंगे कि हमारा यहाँ पे एक्सपेंस हो चुका है। आपको पता है ना हम इसको यहाँ पे किस नाम से जानेंगे जी? सर हाँ, सैलरी के नाम से, आपका सैलरी के नाम से। आप मुझे बताओ ना, जो पेमेंट आपने मुझे अप्रैल का किया है, क्या आपने उसका बेनिफिट ले लिया है? नहीं सर, अभी तो इसका बेनिफिट लेना है, इसका बेनिफिट लेना है। और हमने क्या कहा था, जिस वैल्यू का बेनिफिट अभी आपको फ्यूचर में लेना है वो हमारा एक्सपेंस नहीं होता बच्चे, वो हमारा एसेट्स आपका होता है, एसेट्स होता है। तो पता है जो 10,000 का पेमेंट आप मुझे अप्रैल का कर चुके हो, वो 10,000 अभी आपका एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं होगा,
वो 10,000 आप यहाँ पे अपना एसेट्स के नाम पे रिकॉर्ड करेंगे। आप उसे कहेंगे कि ये आपका एसेट्स हो गया, ये आपका एसेट्स हो गया। पता है, मैं इसको कभी सैलरी नहीं कहता बच्चे, इसको सैलरी नहीं, मैं इसे कहता हूं प्रीपेड सैलरी। याद कीजिए, प्रीपेड सैलरी, इसको आप बैलेंस शीट में दिखाते हैं, बैलेंस शीट में, क्योंकि हमें इसका बेनिफिट लेना है। तो हमने कहा ना, एक्सपेंस का मतलब कभी पैसा पे करना नहीं होता, एक्सपेंस का मतलब होता है बेनिफिट लेना। अगर आप बेनिफिट ले चुके हैं तो आपका एक्सपेंस हो चुका, अगर आपने बेनिफिट नहीं लिया तो आपका वो एक्सपेंस नहीं होगा, वो आपका एसेट्स रिकॉर्ड किया जाएगा। अच्छा सर, ये तो बात समझ में आ गई, ये तो बात समझ में आ गई। नहीं बच्चे, अभी भी समझ में नहीं आई। एक सवाल है आपसे, जरा मैं पूछता हूं, देखता हूं कि आप उसका जवाब दे पाते हैं। मैं ये बात, ये जो अभी सवाल पूछने वाला हूं, ये सीपीटी में कभी क्वेश्चन आया था बच्चे, पूरे ऑल ओवर इंडिया में रेयरली किसी बच्चे ने क्वेश्चन सॉल्व किया था। मुझे विश्वास है आप पे भी, आप भी इसका गलत ही जवाब देंगे। विश्वास नहीं तो आइए मेरे साथ देखिए, मैं यहाँ पे क्या बताता हूँ। जरा मुझे आप बताओ, मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं, थोड़ा सा, ताकि मैं साफ लिख रहा हूं यहाँ पे। डस्टर कहाँ है जी? हाँ जी, चलिए मैं इसको मिटाता हूं। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, देखता हूं कि आप यहाँ पे जवाब दे पाते कि नहीं दे पाते। मुझे विश्वास है कि आपका गलत ही होगा। जरा सुनना ध्यान से, एक ही बार कहूंगा, दोबारा नहीं। आप कौन है? सर आयुष्यम। ठीक है, आप एक कंपनी हो। ये महीना कौन सा चल रहा है? सर मार्च का महीना चल रहा है, मार्च का महीना। मैं कौन हूं? मिस्टर ए, आपका एक एम्प्लॉय। देखो, मैंने पूरे महीने आपके पास काम किया, पूरे महीने काम किया, एंड में आपके पास आया, आके बोला कि देखो जी मैंने पूरे महीने काम किया, मेरी सैलरी पे करो। आपने बोला सर काम किया ठीक है, बट अभी पैसे नहीं है, कुछ दिनों के बाद आना, आपका पेमेंट कर दूंगा। मैं रिपीट करता हूं बच्चे, चलो एक बार बोल ही देता हूं। मैं आपका एम्प्लॉय, मैंने पूरे महीने काम किया, एंड में आके बोला कि काम किया, मेरी सैलरी पे करो। आपने बोला सर काम किया ठीक है, बट अभी पैसे नहीं है, कुछ दिनों के बाद आना, आपका पेमेंट कर दूंगा। जरा मुझे ये बताओ कि आपने यहां कुछ पे किया बच्चे? कुछ पे किया? नहीं सर, हमने पेमेंट तो नहीं किया। मुझे ये बताइए कि आपका एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान से, मैंने पूरे महीने काम किया, एंड में आके बोला कि काम किया, मेरी सैलरी पे करो। आपने बोला सर काम किया ठीक है, बट अभी पैसे नहीं है, कुछ दिनों के बाद आना, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। ध्यान है, आपने मुझे यहाँ पेमेंट नहीं किया, मैं पूछ रहा हूं कि आपका एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ? सर एक्सपेंस तो नहीं हुआ, पेमेंट कहां हुआ है? आप कैसी बात कहते हो? अरे कैसी बात कहते हो? मैंने कहां लिखा था कि पेमेंट करना एक्सपेंस होता है? लिखा था बच्चे कहीं पे? मैंने कहा था बेनिफिट लेना एक्सपेंस होता है। आप मुझे ये बताइए कि आपने मेरा बेनिफिट लिया कि नहीं लिया? सर बेनिफिट तो ले चुके हैं। अगर आप मेरा बेनिफिट ले चुके हो, चाहे पेमेंट हो चाहे पेमेंट ना हो, आप अपने अकाउंट्स में यहाँ पे 10,000 से यहाँ पे सैलरी आप रिकॉर्ड करोगे बच्चे। ये आपका एक्सपेंस हो चुका है, एक्सपेंस हो चुका है, क्योंकि आपने बेनिफिट ले लिया, बेनिफिट ले लिया। हाँ, जरा मुझे बताओ आपने पेमेंट किया? नहीं सर, हमने पेमेंट नहीं किया। अगर आप पेमेंट कर देते तो आपके पास से, यानी कि कंपनी के पास से कैश चला जाता। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो पता बच्चे, आपके ऊपर में एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया कि मुझे पेमेंट करना है। जब भी आपके ऊपर में कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है ना, उस ऑब्लिगेशन को ही बोलते हैं हम लायबिलिटी आपका। यानी कि ऑब्लिगेशन जो होते हैं, ऑब्लिगेशन हम उनको लायबिलिटी के रूप में रिकॉर्ड करते हैं। आपको वो हमारी लायबिलिटी हो गई। आप पता फिर क्या करेंगे, यहां पे अपना 10,000 से अकाउंट्स में आप अपनी लायबिलिटी को बढ़ा देंगे, लायबिलिटी आप यहां बढ़ा देंगे। अब देखो ना, कोई मुझे बताएगा कि लायबिलिटी का नाम क्या है? सर मिस्टर ए, मिस्टर ए। ठीक है, तो लिखो फिर यहां पे कि आपने ए का पेमेंट करना है। एक्सपेंस तो होगा, एक्सपेंस होगा, क्योंकि आप बेनिफिट ले चुके हैं। याद कीजिए, जब आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा था 11th क्लास में, और जब आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस बनाया था, उस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सैलरी जो पे हो गया वो भी लिखा करते थे आप, अगर आपको याद हो तो। और जो सैलरी अभी आउटस्टैंडिंग है पे करना, वो भी ऐड करते थे बच्चे, क्योंकि वो भी एक्सपेंस है। बेनिफिट आप ले चुके हैं, एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया। हाँ, अगर पेमेंट कर दिया तो कैश आएगा, अदरवाइज क्या, लायबिलिटी के नाम को बढ़ा देंगे। मुझे पेमेंट करना है, आपने क्या किया, ए का नाम रिकॉर्ड किया। लेकिन सोचो ना, मैं बात करता हूं टाटा कंपनी का, मैं बात करता हूं रिलायंस कंपनी का, मैं बात करता हूं विप्रो कंपनी का। आप मुझे बताइए कि इन कंपनी में क्या एक ही इंप्लॉय काम करते बच्चे? एक ही इंप्लॉय काम करते? नहीं सर, यहां तो लाखों इंप्लॉय काम करते हैं। आप जरा सोचो ना, अगर लाखों इंप्लॉय का कुछ कुछ अमाउंट पे करना अगर बकाया है, तो आप कितने लोगों के नाम को लिखोगे? मान लो ABCD सबका पेमेंट करना बकाया है जी, तो कितना लंबा काम हो जाएगा। आपको जर्नल एंट्री भी बनाना है,
आपको लेजर अकाउंट भी बनाना है, सोचो कितना टफ काम हो जाएगा। आप एंट्री करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू ABCD, अकाउंट्स बोलता है कि इतना काम मत करो जी। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, पढ़ा था ना 11वीं क्लास में। अकाउंटिंग एक आर्ट है, एक कला बच्चे। वो कला सिखाती है कि देखो जी, आप ना जब बहुत सारे लोगों के नाम होते हैं ना, तो उनका नाम मत लिखो। जितने लोगों को पेमेंट करना है उनके नाम को इकट्ठा करने के बजाय आप उसे कह दो क्या, आउटस्टैंडिंग। आप इसे कह दीजिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कौन सा, सैलरी ना, तो आप उसे कह देना आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। ये आपका एक्सपेंस है। आपने सैलरी जो रिकॉर्ड किया बच्चे, वो आपका एक्सपेंस है। लेकिन जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये तो वो लोग हैं जिनका पेमेंट करना है। ये हमारी लायबिलिटी होती है बच्चे। आपका कोई पूछ देना कि चलो बताओ जी, सैलरी और आउटस्टैंडिंग सैलरी में क्या फर्क है, आप उनको समझाना कि सैलरी जो है ये तो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल का मतलब क्या सीखा था आपने, जो एक्सपेंस इनकम आपके होते हैं। और कोई पूछेगा कि ये क्या है, तो ध्यान दीजिए, ये उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका आपको पेमेंट करना है। यानी कि ये हमारा पर्सनल अकाउंट है बच्चे, ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। याद है ना, आपके छोटे छोटे सर ने सिखाया था 11वीं क्लास में कि लोगों को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट आपका। तो ये पर्सनल अकाउंट है, ये मिस्टर ए है जिनका पेमेंट करना हमने यहाँ पे। तो ये हमने सिंपल सी बात बताई आपका। देखो जरा कि कोई पूछे, अब आपसे कोई पूछता है कि जरा बताओ जी एक्सपेंस क्या होता है, आप कहना कि देखो जी, बेनिफिट अगर मैं ले चुका तो हमारा एक्सपेंस हो चुका है। बेनिफिट लेना एक्सपेंस होता है। पेमेंट किया चाहे पेमेंट नहीं किया, इससे कोई मतलब नहीं बनता। पेमेंट किया तो भी एक्सपेंस है, नहीं पेमेंट किया तो भी एक्सपेंस। क्या फर्क पड़ता है, हमने बेनिफिट तो ले लिया बच्चे। तो बेनिफिट लेना एक्सपेंस होता है। अगर मैं थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करूं तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, आपका मैं कुछ लिख रहा हूं एक्सपेंस के बारे में। हम जब अगली क्लास में आपके साथ आएंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको टाइम देंगे कि कैसे कैसे आपको लिखना है। मेरे साथ क्लास चलेगी, मैं बोलते चलूंगा, आपको लिखते चले जाना है। बट अभी फर्स्ट क्लास में समझ रहे इसके बारे में। कहते हैं कि वैल्यू जिसका बेनिफिट ले चुके उसको एक्सपेंस बोलते हैं। फिर हमने समझाया इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता, वेदर WHETHER, वेदर पेमेंट हैज बीन मेड और नॉट, पेमेंट हैज बीन मेड और नॉट। आपने पेमेंट किया है या पेमेंट नहीं किया, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है जी, बेनिफिट लेना। अब देखो शायद आपको अच्छा भी लगेगा, जरा सुनना। अगर मान लो आज आप घर से बाहर निकले, कोई मिल गया और पूछता जरा बताओ एसेट्स क्या होता है, तो आप कहने यार जिस किसी भी चीज का बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा वो सारे आपके एसेट्स होते हैं। आप दुनिया की कोई भी चीज को लेकर आओ, आप खुद क्लासिफाई कर पाएंगे कि आपका एक्सपेंस है कि एसेट्स आपका है। तो देखो ना, आपके घर का टेलीविजन, आपका फ्रिज, आपका AC, आपका घर, आपका सब कुछ, वो सारे एसेट्स होते हैं, है ना, क्योंकि हम उसका क्या करेंगे, अभी बेनिफिट लेंगे जी। हाँ, जिस वैल्यू का बेनिफिट हम ले चुके हैं, चाहे पेमेंट हो चाहे पेमेंट ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंस बोलेंगे आपका। वही बात तो बताया आपको यहाँ पे, 2 वर्ड का नहीं निकल के आया। जरा सोचो कहाँ कुछ टफ है। जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा उसको हम एसेट्स बोलेंगे, और जिनका बेनिफिट ले चुके एक्सपेंस। आपने क्या किया था, एग्जाम्पल रटा था कि यार मशीन होगा, बिल्डिंग होगा, मैं उनकी बात ही नहीं करता। अभी अब छोटे बच्चे हैं, थोड़े बड़े हो जाएंगे, अकाउंट्स और एडवांस होगा, वहां पे प्रॉपर तरीके से आपको वर्ड्स को इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो जब तक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है तब तक दिक्कत आएगी बच्चे आपका। मैं उसी पे चल रहा हूं। एसेट्स मतलब जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, और जिसका बेनिफिट ले चुका, हाँ, चाहे पेमेंट हो चाहे पेमेंट ना हो, हम उसको एक्सपेंस बोलेंगे आपका। ठीक है ना सर? हाँ जी, ये तो ठीक है सर। तीसरे वर्ड पे आ जाओ। तीसरा वर्ड, आइए मैं कैपिटल की बात करता हूं। पहले मैं इसको मिटा दूं, मैं इसको मिटा देता हूं पहले यहां से, ताकि थोड़ा साफ सुथरा दिखे यहाँ पे। कैपिटल बच्चे आपका, देखो आपका बोलना क्या था, मेरा बोलना क्या था। आपने कहा था कि सर ये कैपिटल है, याद है ना आपको, कि अगर ये 5 लाख रुपए ओनर ने बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया तो आपने कहा था कि सर ये कैपिटल है। मैं कहता हूं गलत है, ये कैपिटल नहीं है बच्चे, ये तो कैश है। कैश जिसको हम क्या बोलते हैं आपका, एसेट्स बोलते हैं। आइए मैं आपको समझाता हूं एग्जैक्टली कैश का मीनिंग क्या होता है। थोड़ा सा दिमाग को बिल्कुल स्लोली मेरे साथ लेके चलेंगे और इंटरप्रेट करेंगे वर्ड्स को, कैसे निकल के आपको आता है। ठीक है ना? आइए मैं ना आपको एक काम करता हूं, एक बैलेंस शीट दिखाता हूं। ये बैलेंस शीट है बच्चे, बैलेंस शीट आपका है IOCM का। IOCM एक कंपनी है, इस कंपनी का एक बैलेंस शीट दिखा रहा हूं मैं। ये रहा एक बैलेंस शीट, और ये बैलेंस शीट बता रहा हूं IOCM का आपका। यहाँ पे IOCM का ये लीजिए, एक हमने फॉर्मेट बनाया। ये आपका यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मेट आपके पास, जरा समझते हैं यहाँ पे क्या निकल के आता है। आप एक ओनर हो, आपका नाम क्या है जी, मान लो यहाँ पे आपका नाम है मिस्टर ए, आपका नाम मिस्टर ए है। आप एक ओनर हो और आपने इस कंपनी को स्टार्ट किया। आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में कि जिस दिन ओनर ने कंपनी को स्टार्ट कर दिया, फर्म को स्टार्ट कर दिया,
उस दिन पे ओनर अलग हो जाता है और फर्म अलग हो जाती है। पढ़ा ना आपने, सेपरेट एंटिटी बच्चे। सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है, ओनर अलग होता है, फर्म अलग होती है। और जितने भी अकाउंटिंग होता है, जो अकाउंट्स हम सीखते हैं, वो सारी बातें एक फर्म के लिए सीखते हैं, कंपनी के लिए सीखते हैं, आपके लिए नहीं। आप एक अलग पर्सन हो। जितनी बातें करूंगा, जितनी बातें, वो सभी इस कंपनी के लिए सोचना आप, ना कि आपके लिए। जरा सोचो ना, आपने क्या किया, यानी कि मिस्टर ए ने क्या किया, इस कंपनी को 5 लाख रुपए दिए, मान लो 5 लाख रुपए। पता है, जब 5 लाख रुपए ओनर यानी कि मिस्टर ए अगर इस कंपनी को कंट्रीब्यूट करेगा ना, तो आपके भी हाथ में ये कैश था। आपके मतलब ए के हाथ में क्या था, ये कैश था। और आईओसीएम के हाथ में भी क्या बोला जाएगा जी, ये कैश ही बोला जाएगा बच्चे। अगर आप 5 लाख रुपए कंपनी में कंट्रीब्यूट करोगे तो कंपनी का कैश बढ़ेगा। कैश यहां पे कंपनी क्या करेगी, कैश बढ़ाएगी। कितना जी, मान लो 5 लाख रुपए का अमाउंट, 5 लाख रुपए कैश बढ़ेगा बच्चे यहां पे आपका। ये कैपिटल नहीं है, ये कैश बढ़ेगा आपका। लेकिन जब कंपनी के पास कैश आएगा ना, तो अकाउंट्स इनसे पूछेगा कि आप तो एक अलग पर्सन हो जी, आपके पास ये 5 लाख रुपए कैश कहां से आया, जरा आप बताओ। तो आईओसीएम को इस बात को बताना होगा कि आपके पास ये 5 लाख रुपए कैश कहां से आया। आईओसीएम ने कहा कि देखो जी, ये पैसा मुझे मेरे ओनर ने दिया है, ओनर ने, मालिक ने दिया है। अकाउंट्स बोलता है कि आपको लिखना पड़ेगा कि ये पैसा आपने अपने ओनर से लिया है। देखो ना, ओनर को ही थोड़ा रिस्पेक्ट देते हुए हम उनके नाम से नहीं पुकारेंगे बच्चे, हम उनको क्या बोलेंगे, कैपिटल, कैपिटल यहां पे नाम लिखेंगे आपका, और क्या बोलेंगे जी, 5 लाख रुपए। सर ऐसा क्यों होता है, थोड़ा रिस्पेक्ट देने के लिए, रिस्पेक्ट। अब देखो ना, आपके मम्मी पापा है, क्या आप उनको अपने नाम से पुकारते हो कि हाँ जी पापा का ये नाम है, मम्मी का नाम से नहीं पुकारते ना बच्चे। आप क्या बोलते हो, पापा 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 पापा, मम्मी मम्मी, यही बोलते हैं आप ना। उसी तरीके से यहाँ पे कि जो कंपनी है वो भी अपने पापा यानी कि अपने ओनर को नाम से नहीं पुकारता, नाम के बजाय क्या बोलता है जी, कैपिटल बोलता है आपका। यही समझ लो, आपका रिस्पेक्ट दे रहा हूं यहाँ पे जी आपका। अच्छा ठीक है सर, मतलब कहना क्या चाहते हो, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर कंपनी में ओनर ने पैसा कंट्रीब्यूट किया तो कंपनी के पास कैश आएगा बच्चे, कैश, ये पैसा आएगा, ये कैश बढ़ा देंगे। लेकिन क्योंकि अकाउंट्स काम करता है डबल एंट्री सिस्टम पे, अगर आपके पास कैश आएगा तो आपको बताना पड़ेगा ये कैश कहां से आया। आपने कहा कि देखो जी, पैसा मुझे मेरे ओनर ने दिया है, तो इस बात को लिखना पड़ेगा कि आपने अपना पैसा ओनर से लिया है। तो इसी बात को बताने के लिए कि हमने पैसा ओनर से लिया, हम क्या लिखते हैं आपका, कैपिटल। अब देखो ना, अगर एक ओनर है तो हम क्या बोलते हैं, कैपिटल आपका। अब आप 12th क्लास में आ चुके हैं, आप पढ़ेंगे पार्टनरशिप, वहां पे 2 पार्टनर होंगे, 3 पार्टनर होंगे, तो पता आप क्या बोलेंगे, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल। ए ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, बी ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, सी ने कितना कंट्रीब्यूट किया है। अगर हम बात करते हैं आपका कंपनी का, आप पढ़ेंगे कंपनी अकाउंटिंग बच्चे, आपके पास वो भी है कंपनी अकाउंटिंग। कंपनी में लाखों मालिक होते हैं, कई करोड़ों लोग मालिक होते हैं, इतने लोगों के नाम को हम कैसे लिख पाएंगे। तो अकाउंट्स बोलता है कि फिर आप उनके नाम को मत लिखो, जितने भी मालिक है ना उनके नाम को लिख दो जी यहाँ पे, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। तो बच्चे सभी ओनर का ही कंट्रीब्यूशन है। यानी कि सिंपली कोई पूछे कि कैपिटल क्या होता है, तो आप बोलना कि बिजनेस में ओनर का जो कंट्रीब्यूशन होता है, ओनर का क्लेम, उसको हम कैपिटल बोलते हैं आपका। सर थोड़ा और समझाओ ना, आइए मैं आपको बताता हूं। मान लो कंपनी को एक बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है और इसके ओनर ने क्या किया, अपने घर की बिल्डिंग, अपने घर की बिल्डिंग उसने बिजनेस में डाल दिया। तो जरा बताओ, अगर मिस्टर ए ने अपने घर की बिल्डिंग बिजनेस में डाला आईओसीएम, तो जरा बताओ कंपनी के पास क्या बढ़ा, क्या बढ़ा कंपनी का। हाँ जी सर, ठीक बोला आपने, कंपनी का बिल्डिंग बढ़ा बच्चे। मत कहना कि कैपिटल बढ़ा, आप कहना कि बिल्डिंग बढ़ा, एसेट्स बढ़ा। 20 लाख रुपए की मान लो यहां पे बिल्डिंग आ गई। अगर ओनर ने अपना बिल्डिंग बिजनेस में डाल दिया तो बिजनेस का तो बिल्डिंग ही बढ़ेगा यार, एसेट्स आपका है। हाँ, लेकिन हाँ, अब जरा मुझे ये बताओ कि ये जो 20 लाख रुपए की बिल्डिंग इनके पास आई है, मुझे बताइए कि आईओसीएम के पास वो 20 लाख की बिल्डिंग किसने दिया। सर वो तो ओनर ने दिया। मेरे बच्चे, अगर वो ओनर ने कंट्रीब्यूट किया है तो इस बात को लिखना पड़ेगा कि आपने वो 20 लाख की बिल्डिंग आपने ओनर से लिया है। तो ओनर का जो क्लेम अभी 5 लाख रुपए था ना बच्चे, ये 5 लाख रुपए बढ़ के अब यहां पे कितना हो जाएगा आपका, 25 लाख। यानी कि ओनर अब कहेगा कि देखो जी मैंने 25 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किए। आप समझते क्यों नहीं। मैं कहता हूं कि कैपिटल जो है ये कोई कैश नहीं है, ये कोई बिल्डिंग नहीं है, ये तो ओनर का क्लेम है कि बिजनेस में जितनी भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में ओनर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, हम उसको कैपिटल बोलते हैं आपका। इतनी सी बात कर रहा हूं और कुछ भी नहीं। थोड़ा और समझाता हूं, थोड़ा और।
अब देखो ना, आईओसीएम को मान लो 10 लाख रुपए और चाहिए, इनके ओनर के पास पैसा नहीं है जी, तो क्या आईओसीएम बंद हो जाएगा? नहीं सर, ये एक अलग कंपनी है, एक अलग फर्म है, ये कहीं से पैसा ले सकता है। आईओसीएम ने क्या किया, बैंक के पास गया और बैंक से जाके 10 लाख रुपए का लोन लिया। आप मुझे बताओ, अगर आईओसीएम ये कंपनी बैंक से जाके 10 लाख का लोन लेगा तो कंपनी के पास क्या आएगा? हाँ जी, कैश आएगा बच्चे, लोन नहीं कहना, गलत वर्ड हो जाएगा। आया क्या? कैश ही तो आया। लोन लूंगा तो भी पैसे ही तो आएंगे। तो उस केस में जो 5 लाख रुपए कैश था, अगर मान लो हमने 10 लाख रुपए का लोन ले लिया तो कैश बढ़ के कितना हो गया? 15 लाख रुपए हुआ ना बच्चे? सर हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो 10 लाख का अभी अभी कैश आया है, ये कैश कंपनी को क्या ओनर ने दिया है? नहीं सर, ये पैसा तो उन्होंने नहीं दिया। किसने दिया? सर बैंक वाले ने। तो फिर आपको लिखना पड़ेगा कि अभी अभी जो 10 लाख से कैश आपका बढ़ा है, ये पैसा उनके ओनर नहीं, बैंक वालों ने दिया है। या तो आप बैंक वालों का नाम लिखो जी, एचडीएफसी बैंक लिख दो, या लिख दो बैंक लोन, या कुछ भी लिखो, लेकिन आपको बताना होगा कि ये पैसा हमने क्या किया जी, आपका यहाँ पे बैंक वालों से लिया। आपका बैंक लोन के नाम से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अमाउंट कितना हो गया जी? मान लो यहाँ पे 10,000 का अमाउंट, 10 लाख का अमाउंट, सॉरी आपका 10 लाख का अमाउंट। यही बातें कर रहे हैं ना। अरे अगर आपके पास जो देखो, आईओसीएम के पास टोटल प्रॉपर्टी कितने की होगी? सर 15 और 20 मिलके 35 लाख रुपए की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, 35 लाख की प्रॉपर्टी। देखो हम कैसे बैलेंस शीट को पढ़ते हैं कि कंपनी के पास 35 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है। इस 35 लाख में से 25 लाख रुपए क्या है जी, ओनर ने कंट्रीब्यूट किया। ओनर बचे, जिसको हम कैपिटल के नाम से दिखाते हैं। और इस 35 में 10 लाख का कंट्रीब्यूशन किसका है जी? लायबिलिटी वालों का, बैंक लोन वालों का। तो ये आपका क्या होगा कि दोनों साइड आपका इक्वल निकल के आया। 35 हमेशा इक्वल होता है क्योंकि डबल इंटरेस्ट सिस्टम पे काम करते हैं, है ना। अच्छा जरा मुझे बताइए आप कि अगर इस कंपनी ने 15 लाख के कैश में से अगर 8 लाख रुपए का मशीन परचेज कर लिया तो फिर क्या होगा? सर उस केस में कैश आपका 8 लाख से कम हो जाएगा। तो कैश कितना हो गया? 7 लाख रुपए। क्या बढ़ जाएगा यहाँ पे? सर मशीन बढ़ जाएगा। आप बताइए मशीन कितने का बढ़ गया आपका? 8 लाख रुपए का। मुझे बताओ ना, क्या इससे अगर हम कैश से मशीन परचेज कर लें तो इससे क्या कोई क्लेम पे इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं सर, क्लेम तो सेम रहेगा, क्योंकि आज भी ओनर ने 25 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया है और आपने जी 10 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया। ये सारी प्रॉपर्टी किसकी है? कंपनी की। कंपनी अपने प्रॉपर्टी को किसी भी रूप में कन्वर्ट करे, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमने तो अभी भी कहना कि भैया मैंने 25 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया है और आपने 10 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया है। पता है मैं क्या बोलना चाहता हूं? कोई पूछना कि कैपिटल को क्या ठीक से डिफाइन कर सकते हो, तो आप बोलना हाँ क्यों नहीं। देखो मैं क्या लिखूंगा कैपिटल के बारे में। कोई पूछे कैपिटल क्या है, तो आप बोलना ये क्लेम है, क्लेम ऑफ ओनर इन टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस, इन टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस में जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी आपके एसेट्स हैं, उन टोटल एसेट्स में ओनर का क्लेम कितना, हम उसको कैपिटल बोलते हैं। सर लायबिलिटी क्या होगा? एक तो देखा था जी आपने, ऑब्लिगेशन देखा था ना, एक नाम और है बच्चे, आप कहना ये क्लेम है। क्लेम है किसका? ऑफ आउटसाइडर्स। ओनर को छोड़ के बाकी सबको हम क्या बोलेंगे आपका? आउटसाइडर्स। ये क्लेम है आउटसाइडर्स का इन टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस। आपका इन टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस में जितने भी प्रॉपर्टी है उसमें बाहर वालों का जो क्लेम होगा उसको हम क्या बोलेंगे? लायबिलिटी बोलेंगे आपका। आप समझे वाली बात? ये देखिए टोटल प्रॉपर्टी 35 लाख रुपए की है। 35 लाख में से ओनर का क्लेम कितना है जी? 25 लाख रुपए आपका। 35 लाख में लायबिलिटी का क्लेम कितना जी? 10 लाख रुपए आपका। थोड़ा सोचो कितना अच्छा लग रहा है आपका। आप फालतू में पता नहीं क्या क्या रटा करते थे आपके। सर ये बातें तो बुक्स में लिखी नहीं थी। हाँ बच्चे बुक्स में नहीं है लेकिन बुक में है। अगर आप थोड़े बड़े हो जाओगे, अगर आप अच्छे क्वालिफाइड हो गए और पूरे बुक्स को तरीके से आपने पढ़ा, तो जब आप इंटरप्रेट करोगे ना मीनिंग का, तो कुछ मीनिंग आपका इसी तरीके से निकल के आपका आएगा। तो आपने क्या किया, यहाँ प्रॉपर तरीके से उन्हीं बातों को यहाँ पे इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है ना सर? हाँ जी ठीक है। तो आप देखो हमने कुछ भी नहीं कहा, मैं आपको 4 वर्ड फिट लेके आता हूं। एक तो एसेट्स क्या होता है? कोई भी वैल्यू जो फ्यूचर में बेनिफिट देगा वो हमारा एसेट्स होता है। खत्म होगी बात। दुनिया का कोई भी डेफिनेशन यहाँ पे आके फिट हो जाएगा आपका। एक्सपेंस क्या होता है जी? जिस वैल्यू का हम बेनिफिट ले चुके हैं, चाहे पेमेंट हुआ चाहे पेमेंट नहीं हुआ, क्या फर्क पड़ता है? पेमेंट होगा तो भी एक्सपेंस है, पेमेंट नहीं होगा तो भी एक्सपेंस है। हाँ बेनिफिट लेना चाहिए, बेनिफिट ले चुका तो एक्सपेंस हो चुका है। कैपिटल क्या है? ओनर का क्लेम इन टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस। और लायबिलिटी क्या है? या तो कह दो ऑब्लिगेशन,
या कह दो क्लेम है आउटसाइडर्स का इन टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस आपका। सर थोड़ा सा ये क्या था फिर से बताओ, मैं आपको समझाता हूं। एक वर्ड लिखा था बच्चे टोटल एसेट्स, ये इतना छोटा वर्ड नहीं है, ये बहुत बड़ा वजन रखता है, हमें इसको भी समझना पड़ेगा। ये टोटल एसेट्स क्या बोलना चाहता है पता है? मैं इनकी बात करता हूं। ये बैलेंस शीट देखो आप, एक कहानी, एक सवाल पूछता हूं, देखता हूं कि उस सवाल का आप जवाब ठीक से दे पाते हैं। मुझे विश्वास है बच्चे कि आप में से कोई भी बच्चा जवाब सही नहीं दे पाएगा। ये आप ही कि नहीं, ये तो एक बार क्वेश्चन सीए में भी पूछा था और बच्चों ने उल्टे सीधे काम किए थे। सर बार बार सीए का नाम क्यों लेते हो? इसलिए क्योंकि आपको समझना होगा कि अकाउंट्स का लेवल हमारे सीए तक जाके एंड हो जाता है बच्चे, वहां पे भी हमें इन सब कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तभी हम बात कर पाएंगे अगर अच्छा मार्क्स लेना चाहते हो तो। जरा सुनना, एक सवाल पूछता हूं, देखता हूं उस सवाल को आप प्रॉपर तरीके से समझ पाते हैं और क्या जवाब आपका सही आता है। ध्यान सुनना, सवाल एक बार ही बोलूंगा, 2 बार नहीं, ध्यान से। मान लो ये कंपनी सचमुच में आपकी है, मान लो ये कंपनी आपकी है और आप इसके मालिक हो, इस कंपनी के मालिक आप हो जी। मैं एक लेमन हूं, मुझे अकाउंट्स नहीं आता। मैंने आपका इस बैलेंस शीट को देखा और पूछा कि आपने इस बैलेंस शीट में कैपिटल लिखा है 25 लाख, इसका क्या मतलब है? तो आपने मुझे एक मतलब समझाया बच्चे। मैं सवाल रिपीट करता हूं, ध्यान देना, आपका ये कंपनी है और ध्यान दो अभी तक आपकी कंपनी में क्या क्या हुआ था। मैं याद दिलाऊं हिस्ट्री कि पहले ओनर ने 5 लाख रुपए कैश कंट्रीब्यूट किया था, याद है ना आपको? फिर ओनर ने 20 लाख रुपए की बिल्डिंग कंट्रीब्यूट किया था, ये भी आपको याद है। फिर बैंक वाले से आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया था, ये भी आपको याद है। और फिर आपने 8 लाख का मशीन परचेज किया था, ये भी आपको याद है। आपके बिजनेस में अभी तक सिर्फ इतनी बातें हुई हैं, इनके सिवाय कुछ भी नहीं। ये बैलेंस शीट लेकर आप बैठे हुए हो, मैं एक लेमैन हूं, मुझे अकाउंट्स नहीं आता। मैं आपके पास आया और बोला कि एक बात बताओ, आपने कैपिटल लिखा है 25 लाख, इसका क्या मतलब है? मैंने पूछा कि आप जरा बताओ कि कैपिटल 25 लाख का क्या मतलब है? तो आपने, यानी कि जो कंपनी का मालिक है, मुझे एक मतलब समझा रहे हो आप। जरा मुझे बताना कि जो बात मैं आपके बिहाफ पे बोलने वाला हूं वो सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। ध्यान सुनिए, आपने कहा, मतलब कंपनी के मालिक ने कहा कि देखो सर, कैपिटल का मतलब है कि मेरा क्लेम इस कंपनी में 25 लाख रुपए का है, मेरा इन्वेस्टमेंट, मेरा जो क्लेम है इस कंपनी में 25 लाख रुपए का है, जिसमें से 5 लाख रुपए मेरा कैश के रूप में है। दिया था ना 5 लाख रुपए कैश आपने? सर हाँ जी। तो आपने कहा कि मेरा क्लेम 25 लाख का है, इनमें से 5 लाख रुपए मेरा कैश के रूप में है और 20 लाख रुपए मेरा बिल्डिंग के रूप में, क्योंकि मैंने बिल्डिंग दिया था। जरा मुझे ये बताओ कि अगर ये मीनिंग आपने मुझे समझाया कैपिटल का, तो आपने सही समझाया कि गलत समझाया? जरा मुझे बताओ आप, देखता हूं क्या सही बोलते क्या गलत बोलते आप। आपने सही बोला कि गलत बोला? एक बार दोबारा सुनिए। आपने कहा कि सर मेरा क्लेम इस कंपनी में 25 लाख रुपए का है, जिसमें से 5 लाख रुपए मैंने कैश दिया था जो कि कैश के रूप में है, और 20 लाख रुपए के बिल्डिंग दिया था जो बिल्डिंग के रूप में है। अगर ये मीनिंग आपने मुझे समझाया तो सही या गलत है? सर ये तो सही समझाया, सही है ना बच्चे? 25 लाख का आपका क्लेम है, 5 लाख कैश, 20 लाख की बिल्डिंग, सही तो बताया आपने। सही या गलत? सर सही, बट गलत है बच्चे, आपने गलत बताया, आंसर आपका ठीक नहीं है। आपने शायद मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। अगर कोई बोलता है कि आप, जब मैंने पूछा कि कैपिटल 25 लाख इसका क्या मतलब है, तो पता है आपने जो जवाब दिया ना उसका एक पार्ट तो सही था, एक पार्ट, आधा पार्ट, लेकिन आगे का गलत है। ध्यान दीजिए क्या आपने कहा कि सर मेरा क्लेम इस कंपनी में 25 लाख रुपए का है। आपने बिल्कुल सही बोला, कोई गलत काम नहीं। लेकिन जो आपने आगे बोल दिया ना कि इसमें से 5 लाख मेरा कैश है, 20 लाख की बिल्डिंग है, ये आपको नहीं बोलना चाहिए था। ये कैश, ये बिल्डिंग, ये मशीन जो है, अब वो आपका नहीं है बच्चे, ये सब कंपनी का हो चुका है, कंपनी का हो चुका है। सिर्फ आपको बोलना था कि कंपनी की जो टोटल प्रॉपर्टी है ना 35 लाख रुपए, इस 35 लाख रुपए में मेरा क्लेम कितना है? 25 लाख रुपए का। आपको इसमें से अपना क्लेम बताना, ना कि इनके ऊपर बताना। जरा ध्यान सुनना, हमने क्या लिखा था, ये क्लेम है ओनर का इन टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस। टोटल एसेट्स, हमने टोटल की बात की थी, हमने किसी पर्टिकुलर एसेट्स की बात नहीं की थी। यानी कि आप नहीं कह सकते कि यार कैश मेरा, बिल्डिंग आपका है। आपको पढ़ेंगे, आपको 12th क्लास में एक चैप्टर आएगा डिसोल्यूशन, वहां पे फर्म बंद हो जाएगी बच्चे, बिजनेस बंद हो गया, सारे एसेट्स बेच दिए जाएंगे, और सारे एसेट्स बेचने के बाद हमारी कंट्री में कानून है कि पहले लायबिलिटी वालों का पेमेंट होता है, लायबिलिटी का पेमेंट होने के बाद फिर मालिक का पेमेंट होगा।
अगर ऐसा ना हो तो पता क्या होगा, आपका जो मीनिंग था उसका मतलब क्या कि अगर आप कहते हो कि मेरा कैपिटल 25 लाख है जिसमें 5 लाख कैश है, 20 लाख की बिल्डिंग है, तब तो फिर आप लेके चले जाओगे जी, फिर तो वो चीज आप लेके चले जाओगे, फिर इनका पेमेंट कैसे होगा। रूल क्या बोलता है कि अगर ये कंपनी बंद होती है तो सारी प्रॉपर्टी बेची जाएंगी, प्रॉपर्टी बेच के पहले लायबिलिटी वालों का पेमेंट आपका होगा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपको देखो कैसे सोचना है। सर कैपिटल क्या है, तो कैपिटल का मतलब होता है कि बिजनेस में जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें ओनर का कंट्रीब्यूशन कितना, बस 25 लाख, खत्म होगी बात। ओनर ये नहीं बोल सकता कि हाँ जी मेरा कैश है, मेरा बिल्डिंग, मेरा मशीन, कुछ भी आपका नहीं है, सब कुछ कंपनी का है। कंपनी चाहे कुछ भी कर ले, आपसे बताइए आपने कंपनी में कितना कंट्रीब्यूट किया है। थोड़ा इसको और दूसरे तरीके समझते हैं। रिलायंस कंपनी का कैपिटल कितना है, मान लो 50 लाख रुपए, मान लो 50 लाख, क्या दिमाग में आपका आया 50 लाख, यानी कि 50 लाख का कैश है, 50 लाख की बिल्डिंग है, 50 लाख का मशीन है, तो गलत है बच्चे। मतलब सिर्फ इतना हो चाहिए कि अच्छा रिलायंस कंपनी में ओनर का जो कंट्रीब्यूशन वो कितना है, 50 लाख रुपए का, खत्म होगी बात। आप नहीं कह सकते कि मेरा मशीन है, मेरा बिल्डिंग, कुछ भी आपका नहीं है, सारी प्रॉपर्टी कंपनी की है, सेपरेट एंटिटी है, ओनर अलग है और कंपनी अलग है, सब कुछ कंपनी का है। आपसे ये बताइए कि कंपनी की जितनी प्रॉपर्टी है यानी कि ये, इसमें से आपने कितना कंट्रीब्यूट किया। तो आइए जरा, मैंने कुछ भी तो नहीं समझाया, मैंने कहा कि यार आपका एसेट्स क्या होता है, तो जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा आप उसको एसेट्स बोलते हैं। एक्सपेंस क्या होता है जी, जिसका हम बेनिफिट ले चुके हैं, चाहे पेमेंट हो चाहे पेमेंट ना हो। सर कैपिटल क्या होता है, बिजनेस में ओनर का कंट्रीब्यूशन, क्लेम ऑफ ओनर, लेकिन हाँ इन टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस, टोटल एसेट्स, किसी एक एसेट्स के ऊपर नहीं। बिजनेस में जितनी प्रॉपर्टी है उसमें ओनर का कंट्रीब्यूशन, हम उसको कैपिटल बोलेंगे। सर लायबिलिटी क्या होता है, तो बिजनेस में जितनी प्रॉपर्टी है उसमें आउटसाइडर्स का जो कंट्रीब्यूशन होगा, ओनर को छोड़ के बाकी सबको हम क्या बोलेंगे, आउटसाइडर्स, वो लायबिलिटी कहा जाएगा। या कह दो ऑब्लिगेशन, जब भी सर पे कोई ऑब्लिगेशन आता है, कुछ बर्डन, किसी को पेमेंट करना है, किसी के लिए कुछ करना है, तो लायबिलिटी बन जाएगा आपका। यही तो बातें निकल के आई, 4 वर्ड मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। सर चलो ना, आप मुझे बताओ जरा इनकम क्या होता है। ये तो ठीक है, समझ में आ गया, इनकम का थोड़ा मुझे बताओ। आइए मैं इनकम के ऊपर चलता हूं, मुझे इनकम, आप ही मुझे बताओ ना, इनकम किसको बोलते हैं, जरा मुझे बताइए इनकम क्या होता है। हाँ जी, इनकम क्या होता है। सर वो प्रॉफिट इनकम होता है। मैं कहां पूछ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि इनकम को जरा समझाओ मुझे आप। जैसे मैंने एक्सपेंस को समझाया, लायबिलिटी, कैपिटल, एसेट्स, उसी तरीके से इनकम को क्यों इनकम बोलते हैं आप। तो सर थोड़ा आप ही बता दो ना। चलो ठीक है, मैं समझाता हूं बच्चे, कोई टेंशन की बात नहीं है। आज के बाद आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आपको मैं क्या बताऊं, आपके पास सब कुछ रहेगा। ये 5 वर्ड का बस दिमाग में कमांड आपका होना चाहिए प्रॉपर तरीके से आपका। आइए इनकम की बात करते हैं। इनकम की बात देखो, जैसे एक्सपेंस के बारे में कहा गया था कि बेनिफिट लेना एक्सपेंस होता है, कहा था ना सर। हाँ, तो बेनिफिट लेना अगर एक्सपेंस है तो इनकम के बारे में कहना कि बेनिफिट देना, काम करना, सर्विसेज को रेंडर करना, वो हमारा इनकम होता है। बेनिफिट लेना अगर एक्सपेंस है तो बेनिफिट देना, अगर मैंने आपके लिए काम कर दिया, अगर मैंने आपके लिए सर्विसेज रेंडर कर दिया, अगर मैंने आपको पढ़ा दिया, तो मेरा इनकम हो चुका है। यहां कहा था बच्चे, चाहे पैसा पे करो चाहे पैसा पे ना करो। यहां कहोगे चाहे पैसा रिसीव करो चाहे पैसा रिसीव ना करो। पैसा आना इनकम नहीं होता। पैसा हजारों रीजन से आते हैं बच्चे, हजारों रीजन होते पैसे आने के। तो पैसा आना इनकम नहीं होता है, सर्विसेज को रेंडर करना इनकम होता है, काम करना। अगर मैं काम कर चुका तो इनकम। मैं लिखता हूं थोड़ा सा, फिर मैं इसको समझाऊंगा। कहते हैं कि इफ सर्विसेज have been rendered मतलब काम कर लिया, कॉमा, इट मीन्स, इसका मतलब है, इट मीन्स इनकम हैज बीन अर्नड, इनकम हैज बीन अर्नड, इसका मतलब आपका इनकम हो चुका है। फिर लिख रहा हूं मैं यहां पे, इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता, वेदर, WHETHER, वेदर payment has been received or not, आपने पेमेंट रिसीव किया है या आपने पेमेंट रिसीव नहीं किया, इससे इनकम को कोई मतलब नहीं है। इनकम का मतलब होता है सर्विसेज को रेंडर करना। अगर आपके लिए काम कर दिया गया तो इनकम हो चुका। चलो मैं इसको समझाता हूं तरीके से, आपका ध्यान सुनिए आप। मैं फिर से बात करता हूं आयोसिम का। आयोसिम बच्चे, मैं इनकी बात करता हूं।
कि आखिर ये इनकम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। इनका काम एजुकेशन के अंदर में, ये बच्चों को पढ़ाते हैं और बस इनका यही काम आपका है। तो मैं बता रहा हूं कि ये इनकम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, जरा देखना, आपको अच्छा लगेगा इस बात को समझने में। आयुष्यम ने क्या किया, यहां पे एक बच्चे को एडमिट किया, बोला बच्चे आओ आपका कोर्स खत्म कराएंगे। तो एक बच्चा यहां पे एडमिट हुआ, कोर्स चला, चलते 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 यहां पे आके कोर्स खत्म हो गया। इनको हटाता हूं मैं, यहां कोर्स खत्म हो गया। मतलब एक बच्चा यहां पे आया, आयुष्यम यानी कि मैंने क्या किया जी, बच्चे को पढ़ाना शुरू किया, पढ़ाते 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 यहां पे लाके कोर्स मैंने खत्म कर दिया। जब कोर्स खत्म हुआ तो मैंने उस बच्चे से कहा कि देखो जी कोर्स खत्म हो गया, फीस पे करो। मैंने कहा कि कोर्स खत्म हो गया, फीस पे करो। जरा बताओ उस बच्चे ने मुझे क्या पे किया, सर फीस पे किया। फिर से गलत जवाब बचे। अरे अगर आप फीस कहोगे तो मैं पूछूंगा देखा कभी कैसा होता है, लाल पीला हरा काला, नहीं सर हमने नहीं देखा है, तो जवाब गलत है ना। अगर मैंने कोर्स खत्म करा दिया, अगर मैं बोलूं कि मैंने कोर्स खत्म करा, फीस पे करो, तो आपने पे क्या किया, आपने कैश पे किया, कैश पैसा। मैंने क्या रिसीव किया, कैश रिसीव किया बच्चे, पैसे मेरे पास आए। मैं क्या करूंगा कि यहां पे आपसे जब 10,000 मान लो कैश रिसीव किया, तो 10,000 से अपने कैश को बढ़ा दूंगा। अगर मैंने कोर्स खत्म करा दिया, एंड में बोला कि कोर्स खत्म हो गया, फीस पे करो, तो आपने मुझे क्या पे किया, कैश पे किया। मैंने क्या रिसीव किया, कैश रिसीव किया। आपको पता है ना कि कैश मेरा क्या होता है बच्चे, ये तो एक एसेट्स होता है जी, एसेट्स होता है ना, तो कैश में बढ़ा दूंगा। जब मेरे पास 10,000 कैश आएगा ना, तो अकाउंट्स दोबारा पूछेगा कि आपके पास ये 10,000 कैश कैसे आया, रीजन बताओ, रीजन डबल एंट्री सिस्टम। मुझे बताना होगा कि ये 10,000 मैंने कैसे रिसीव किया, आप ही मुझे बताओ ना। इस 10,000 के बदले में मैंने अपना सर्विसेज रेंडर कर दिया है या अभी करना है, मतलब मैंने आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। सर हाँ सर आप तो पढ़ा चुके हो, तो पता बच्चे जो पैसा मेरे पास आया है ना, अगर इसके बदले में मैं काम कर चुका हूं, सर्विसेज रेंडर कर चुका हूं, तो इस पैसे के आने के पीछे का जो रीजन है, वो रीजन मेरा इनकम रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, यहां पे अपने अकाउंट्स में डबल एंट्री सिस्टम में मैं अपना इनकम को बढ़ा दूंगा, इनकम बढ़ा दूंगा। अब देखो ना, जैसे एक लड़का जिसके हजारों नाम है, कभी राम, कभी श्याम, कभी मोहन, कभी सोहन, उसी तरीके से आपको यहां पे इनकम के भी हजारों नाम है जी। कभी रेंट रिसीव, कभी कमीशन रिसीव, कभी फीस, कभी सेल्स, कई नाम से जानते हैं। यहां पे मैं इसको किस नाम से जानूंगा, फीस के नाम से। कुछ भी तो नहीं है। आया क्या मेरे पास, कैश आया। क्यों आया कैश, रीजन बताओ। तो हमने क्या बोला, हमारा इनकम हो गया जी, डबल एंट्री सिस्टम है, रीजन बताना पड़ेगा, उसके बिना अकाउंट्स काम करेगा नहीं आपको यहाँ पे। तो ये बातें निकल के आती है ना। कोई पूछे आपसे, जरा बताओ इनकम का मतलब क्या होता है, आप बोलना सर सर्विसेज को रेंडर करना इनकम होता है। आप ये नहीं कहना कि पैसा रिसीव करना इनकम होता है, गलत वर्ड हो जाएगा। पैसा रिसीव करने के हजारों रीजन होते हैं बच्चे। मैं बैंक से जाऊं, लोन लेकर आऊं, तो भी पैसा मेरे पास आएगा, तो क्या चिल्लाऊंगा इनकम हो गया, इनकम हो गया, ये तो गलत वर्ड हो जाएगा। इनकम यानी कि सर्विसेज को रेंडर करना। पैसा आया या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, आपका काम कर दिया, मेरा इनकम हो चुका है, अकाउंट इस पे टिका हुआ है। इसी तरीके से हम पूरा अकाउंटिंग करते हैं आपका। सर थोड़ा और समझाओगे, क्यों नहीं, मैं थोड़ा और इसको लेकर आता हूं, थोड़ा और डिटेल में आपका। यहाँ पे मैं इसे मिटा दूं आपके लिए, सर हाँ जी। तो ये लीजिए मैंने इसको मिटाया, मैं आपको थोड़ा सा और यहां बताता हूं इनकम के बारे में। हाँ जी, मैं दोबारा बात कर रहा हूं आयुष्यम का। आयुष्यम ने क्या किया, यहां पे एक बच्चे को एडमिट किया, बोला बच्चे आओ आपके कोर्स को एंड कराएंगे। कोर्स चला, चलते 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 कोर्स यहां पे आके एंड हो गया। सॉरी, मान लो कोर्स यहां पे खत्म हो गया। जब कोर्स खत्म हुआ तो आयुष्यम ने कहा कि देखो जी कोर्स खत्म हुआ, फीस पे करो। बच्चे ने बोला कि सर कोर्स खत्म हो गया, ठीक है मुझे पता है, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कुछ दिनों में आऊंगा और आपका पेमेंट कर दूंगा। रिपीट करता हूं, मैंने कोर्स तो खत्म करा दिया, लेकिन जब बोला कि देखो जी कोर्स खत्म हो गया, फीस पे करो, तो बच्चे ने बोला कि सर कोर्स खत्म हुआ, ठीक है अभी पैसे नहीं है, कुछ दिनों में आऊंगा आपका पेमेंट कर दूंगा। मेरा सवाल आपसे है कि जरा बताओ, आज जिस दिन मेरा कोर्स खत्म हो गया, जिस दिन मैंने कोर्स खत्म करा दिया, अगर मुझे आज अकाउंट्स यहां बनाना है, तो बताओ यहां पे आयुष्यम का ये इनकम रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा। जरा सोच लो आप, इनकम रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा आपका। मैंने बच्चे को पढ़ा तो दिया, लेकिन पैसा रिसीव नहीं किया। उस बच्चे ने कहा कि सर कुछ दिनों के बाद आऊंगा पेमेंट कर दूंगा, तो आज मैंने पैसा रिसीव नहीं किया, इनकम हुआ कि नहीं हुआ।
सर इनकम तो हुआ, क्यों जी, क्यों हुआ इनकम? क्योंकि सर्विसेज रेंडर हो चुके हैं। आपने बिल्कुल ठीक बोला बच्चे, आपका दिमाग स्ट्रांग होते चला जा रहा है, आप समझ रहे इस बात को। अरे कहा तो था कि सर्विसेज को रेंडर करना इनकम होता है, सर्विसेज रेंडर हो गया इनकम हो गया, क्योंकि कोर्स खत्म हो चुका है, इनकम हो चुका आपका। तो आयुष्यम क्या करेगा, यहां पे 10,000 से फीस जो कि उसका इनकम है वो बढ़ा देगा। इनकम हो चुका है, कोर्स मैंने खत्म करा दिया, लेकिन क्या पैसा रिसीव किया? नहीं सर, पैसा तो नहीं आया। ओ, अब मैं क्या करूं? अगर मैं पैसा रिसीव कर लेता इसके बदले में तो कैश मेरे पास आ जाते हैं। अगर मैंने पैसा नहीं रिसीव किया तो मेरे पास यानी कि कंपनी के पास उस बच्चे से पैसा रिसीव करने का एक राइट क्रिएट हुआ है। राइट, अधिकार, मुझे पैसा लेना है। मेरे बच्चे अकाउंट्स जो है ना कहता है कि अगर आपके पास कोई राइट आएगा, कोई अधिकार आएगा, तो उसको भी क्या करेंगे आप यहां पे अपना एसेट्स बोलेंगे, ये भी आपका एसेट्स है। तो पता मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे एक तो इनकम को बढ़ाऊंगा और साथ ही साथ 10,000 से मैं क्या करूंगा, अपना एसेट्स भी बढ़ा दूंगा। एसेट्स जरा बताओ ना सर, किसका नाम बढ़ाओगे, किसको बढ़ाओगे आप? तो आप देखो ना, मान लो उस बच्चे का नाम एक्स है, मान लो उस बच्चे का नाम एक्स है, तो मैं क्या करूंगा जी, एक्स का नाम लिख दूंगा कि हाँ जी मुझे एक्स से पैसा रिसीव करना है, यही काम करूंगा ना। इनकम तो मेरा हो चुका है, इनकम दिखाऊंगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। अगर पैसा आ जाता तो मैं कैश बढ़ा देता, अगर पैसा रिसीव नहीं किया तो मेरे पास एक राइट क्रिएट हुआ है कि मुझे पैसा रिसीव करना है। उस बच्चे का फिर नाम लिखूंगा बैलेंस शीट में कि मुझे आपसे पैसा लेना है जी। अब सोचो ना, आप इतने अच्छे बच्चे हैं, अगर एक बच्चा तो मैं नाम लिख दूं यहां पे, अगर मान लो मेरे पास 1000 बच्चे हैं तो नाम कैसे लिखूंगा? क्योंकि यहां तो फिर एंट्री भी करना जी बहुत दिक्कत आएगा। आपने पढ़ा है ना, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग एक कला है। फिर पता अकाउंट्स क्या बोलता है, आप नाम मत लिखो, आपने जितने बच्चों से पैसा रिसीव करना है ना, उन बच्चों के नाम लिखने के बजाय आप कह दो यहां पे एक्रूड, 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 या फिर आप आउटस्टैंडिंग भी कह सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होता है, टेंशन नहीं है। तो आप एक्रूड कहेंगे, और कौन सा इनकम, कौन सी इनकम जी, फीस, तो आप इसको बोलेंगे एक्रूड फीस के नाम से। यहां पे आप कह देंगे एक्रूड फीस आपका हो गया। ध्यान दीजिए, कोर्स खत्म हो चुका है, मैंने पढ़ा दिया, मेरा इनकम होगा, इनकम मैं रिकॉर्ड करूंगा। अगर मैंने पैसा रिसीव कर लिया तो कैश बढ़ जाएगा, अगर पैसा रिसीव नहीं किया तो मैं क्या करूंगा जी, एक्रूड फीस को दिखाऊंगा। ये मेरा राइट है, अधिकार है, मुझे आपसे पैसा लेना है। और ये कोई नई बात नहीं है, आप जरा याद करो, आप 11वीं क्लास से करते आ रहे हो, गुड्स अगर बेचो कैश पे तो आपका कैश बढ़ जाता है, गुड्स बेचो अगर क्रेडिट पे तो आप डेटर्स को बढ़ाते हैं बैलेंस शीट में, डेटर्स। मेरे बच्चे, डेटर्स तब यूज करोगे जब बात गुड्स की होगी, जब बात सर्विसेज की होती है, सर्विसेज की, तो हम बोलते हैं एक्रूड इनकम। एक्रूड कह दो, आउटस्टैंडिंग कह दो, मीनिंग सेम है दोनों का, कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पे आपका। तो इस तरीके से अकाउंटिंग आपका होता है। देखो ना, आपको अच्छा लगेगा। सर इनकम क्या है? सर्विसेज रेंडर करना। अगर सर्विसेज रेंडर हो चुके तो इनकम हो चुका। पैसा रिसीव हुआ तो भी ठीक है, अगर पैसा रिसीव नहीं हुआ तो भी ठीक है जी, पैसे से क्या फर्क पड़ता है। इनकम होता है काम करना, काम करना, सर्विसेज रेंडर करना बच्चे। अभी अब छोटे बच्चे हैं, सर ये सब बातें कहां लिखी हुई है? जब थोड़े थोड़े बड़े होगे ना, तो आप जैसे जैसे बड़े बड़े होकर पढ़ाई करोगे आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। लेकिन अकाउंट्स वेट नहीं करता कि आप बड़े होंगे तब सीखेंगे, वो चाहता है कि जो बच्चा 11वीं क्लास से इस कॉन्सेप्ट को समझ गया वही बड़ा सपना देख सकता है। अदरवाइज पता नहीं कैसे कैसे सपने आते हैं। कितने लोगों ने आत्महत्या कर लिया बच्चे कि यार अकाउंट्स पता नहीं क्या क्या नहीं। खेल है ये छोटा सा, अगर हम जितने अच्छी तरीके से खेलेंगे हमें मजा निकल के आएगा। मैं तो खेलता हूं, मैं तो आज तक सिर्फ अकाउंट्स को खेला जी और कुछ नहीं आपका। सर ठीक है, फिर हम भी खेलना चाहते हैं, तो फिर खेलना नहीं, एक टफ क्वेश्चन पूछता हूं। टफ नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और जो चीज मैंने आपको समझाया उसी के अंदर उसका आंसर छिपा हुआ है। लेकिन मुझे विश्वास है आप में से एक एक बच्चा गलत ही बताने वाला है, मुझे पता है ना। आइए मैं आपको प्रूफ करता हूं। यहां पे अगला एक सवाल पूछता हूं जी, ये सवाल भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, देखता हूं कि आप इसका जवाब दे पाते कि नहीं दे पाते। मुझे विश्वास है कि आपका गलत ही होगा, फिर भी देखता हूं कौन वो बच्चा है जो सही करता है, कौन सही जवाब देता है। देखता हूं, अगर आप सही जवाब देंगे तो आप घर से बाहर निकलोगे ना, आप देखोगे कि जितने लोग आपके बगल से गुजर रहे सब गिरना शुरू हो जाएंगे। एक आंधी निकलेगी आपके अंदर से, वो शक्ति है बच्चे जो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना रही है, वो शक्ति फील कर रहे हैं। आइए अकाउंट्स की शक्ति देखते हैं आपका। थर्ड पॉइंट क्या निकल के आता है, ध्यान सुनेंगे। क्वेश्चन एक ही बार कहूंगा, दो बार नहीं। आप है आयुष्यम, छोड़ो आप आयुष्यम नहीं, एक आयुष्यम कंपनी की बात कर रहा हूं। आयुष्यम ने क्या किया, यहां पे एक बच्चे को एडमिट किया। ध्यान सवाल सुनना आपके लिए, देखता हूं कि आप जवाब सही या गलत देते हैं आप।
आईओसीएम ने यहां पे एक बच्चे को एडमिट किया, बोला बच्चे आओ आपके कोर्स को हम खत्म कराएंगे, लेकिन आईओसीएम ने कहा कि रूल के मुताबिक पेमेंट आपको एडवांस में ही करना पड़ेगा। ओहो, यानी कि बच्चा जब आया ना बच्चे, उसी टाइम पे आईओसीएम ने क्या किया, 10,000 उस बच्चे से कैश रिसीव कर लिया। आपको पता है कि कैश हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है। आईओसीएम ने क्या किया जी, यहां पे उस बच्चे से स्टार्टिंग में पहली क्लास के अंदर आप एंट्री हुए और उसी टाइम पे क्या हुआ, हमने 10,000 आपसे कैश रिसीव कर लिया। जरा मुझे ये बताओ कि अगर आपके आते ही मैंने आपके पॉकेट से 10,000 कैश ले लिया कि हाँ जी ये मेरा फीस है, तो जरा बताओ आज आईओसीएम इसको अपना इनकम रिकॉर्ड करेगा कि नहीं करेगा? सोच लो, जरा सोच लो कि अगर मान लो आईओसीएम एक बच्चा आज मेरे क्लास में आता है और आते ही उसे एडवांस में ही स्टार्टिंग में हमने 10,000 कैश रिसीव कर लिया, कैश मेरे पास आ चुका बच्चे, पैसे मेरे पास आ चुके हैं, पैसा मेरे पॉकेट में है। आप मुझे बताओ कि आज ये मेरा इनकम रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? जरा सोचना। सर पैसे तो आ चुके हैं, फिर तो इनकम हो गया। इनकम हुआ ना बच्चे? सर हाँ पैसे तो आ चुके हैं। कैसी बात करते हो आप? अरे भूल गए, अभी बताया था मैंने। ये देखो जरा, हमने कहा था कि अगर सर्विसेज रेंडर हो चुके हैं, अगर सर्विसेज रेंडर हो चुके हैं तो ही ये इनकम कहा जाएगा। पैसा आपके पास आया है या नहीं आया इससे कोई मतलब नहीं है। आप मुझे बताओ ना, आप मुझे बताओ कि क्या यहां पे सर्विसेज रेंडर हो चुका है? क्या मैं आपको पढ़ा चुका? क्या कोर्स खत्म हो चुका? नहीं सर, यहां तो आपने पढ़ाया नहीं है, आप तो पैसे स्टार्टिंग में रिसीव कर लिए। तो मेरे बच्चे आज इस पैसे को अपना इनकम नहीं कह सकता। आज वो मेरा इनकम नहीं है। पैसा तो आया है बट इनकम नहीं है। तो सर कहेंगे क्या? ठीक से बताओ ना मेरे बच्चे। आज ना वो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर में इनकम नहीं, वो ऑब्लिगेशन रिकॉर्ड होगा। ऑब्लिगेशन, ओहो मेरे ऊपर में एक ऑब्लिगेशन आ गया कि मुझे आपका कोर्स खत्म कराना है। जब तक मैं आपके कोर्स को खत्म ना करा दूं तब तक मैं इनकम नहीं कह सकता। तो आज जो 10,000 कैश मेरे पास आया है ना, वो मेरा इनकम नहीं है। आज मैं उसको एक ऑब्लिगेशन यानी कि लायबिलिटी के नाम से जानूंगा और इस 10,000 को अपने डबल एंट्री सिस्टम में मैं लायबिलिटी के नाम पर रिकॉर्ड करूंगा। कई सारे चैप्टर आपके हैं ग्रुप 2 आपके 12 क्लास के अंदर में। कैश फ्लो है, रेशियो है, कंपनी अकाउंट है। आपको समझ में नहीं आएगा अगर ये कॉन्सेप्ट तरीके से क्लियर नहीं है बच्चे तो आपका, तो बिल्कुल ध्यान सुनेगा, हम कोई रटेंगे नहीं, हम इसे समझने का काम करना है। जो 10,000 कैश हमारे पास आया है ना, आज मैं उसको अपना इनकम नहीं कहूंगा, आज तो मैं उसको लायबिलिटी कहूंगा। और अगर आप इस लायबिलिटी का नाम पूछोगे तो मैं इसे कहूंगा एडवांस फीस। फीस नहीं, एडवांस फीस। या तो मैं कह दूं इसको एडवांस फीस, यानी कि एडवांस में रिसीव किया वो फीस आपका, या फिर इसका नाम दे सकता हूं और मैं कह सकता हूं अनअर्न्ड, अनअर्न्ड फीस। अनअर्न्ड, अर्न नहीं किया, काम नहीं किया, बस रिसीव कर लिया, तो आप इसको अनअर्न्ड कह सकते हैं या फिर एडवांस कह सकते हैं। आप प्रीपेड नहीं कह सकते, प्रीपेड नहीं, पेड, वो तो पेड एक्सपेंस के लिए होगा। हम इनकम की बात कर रहे हैं बच्चे, रिसीव करने की बात कर रहे हैं। तो या तो आप एडवांस फीस कहें या कहें अनअर्न्ड आपका इनकम, यानी कि अनअर्न्ड फीस। आप प्रीपेड नहीं कहना, पेड एक्सपेंस के लिए होता है, हम इनकम की बात कर रहे हैं। तो या तो एडवांस फीस या फिर अनअर्न्ड फीस। और भी कई सारे नाम होते हैं, हम देखेंगे चैप्टर के साथ आपको क्या निकल के आएगा। तो ये वर्ड्स देखो कितने अच्छे निकल के आते हैं। अच्छा एक छोटा सा जादू और दिखाऊं मैं, आपको अच्छा भी लगेगा। आज जो 10,000 कैश मेरे पास आया है ना, इस कैश को हमने क्या बोला, ये हमारी एक लायबिलिटी है, क्योंकि मैंने कोर्स खत्म नहीं कराया। जैसा देखो अकाउंट्स कैसे काम करता है। इस समय चला, चलते 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 साल का एंड हो गया, मैंने कोर्स खत्म करा दिया। जरा मुझे बताओ कि जब मैं कोर्स आपका खत्म करा दूंगा तो क्या आप मुझे दोबारा पेमेंट करोगे? क्या पैसा मेरे पास दोबारा आएगा बच्चे? नहीं सर, क्योंकि आपने मुझे पैसा पहले दे दिया था, पैसा आप दे चुके, आप दोबारा पेमेंट नहीं करोगे। तो फिर कोर्स खत्म हो जाने के बाद आईओसीएम के बुक्स में क्या चेंज आएगा? चेंज क्या आएगा? स्लोली सुनना, अच्छा लगेगा। कहना कि देखो ये जो कैश आया था ना, इस कैश को आपने यहां पे लायबिलिटी रिकॉर्ड किया था, लायबिलिटी ऑब्लिगेशन था। कोर्स खत्म होने के बाद आपका ऑब्लिगेशन खत्म हो गया, लायबिलिटी खत्म हो गई और आपका इनकम बढ़ जाएगा। सर इनकम क्यों? क्योंकि मैंने कोर्स खत्म कर दिया बच्चे, सर्विस रेंडर हो गया। तो पता मैं क्या करूंगा, यहां पे ये जो एडवांस फीस है ना, एडवांस फीस जो लायबिलिटी था, मैं इस लायबिलिटी को अकाउंट से हटा दूंगा। ये लायबिलिटी मेरी खत्म हो जाएगी
और मैं यहाँ पे फीस को बढ़ा दूंगा, फीस यानी कि मैं अपना इनकम बढ़ा दूंगा, खत्म होगी बात, कुछ भी तो नहीं है। 5 वर्ड पे सब कुछ टिका हुआ जी आपका। यहाँ पे आपका हमने बोला कि जो कैश आया था उसको लायबिलिटी कहो, जब कोर्स खत्म करा दिया लायबिलिटी खत्म करके मैं इनकम को बढ़ा दूंगा। एक एनपीओ चैप्टर था आपका, उसमें एक सब्सक्रिप्शन पॉइंट था, पता नहीं वो क्या आप उल्टे सीधे काम करते थे। अगर आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा तो कई सारे स्कूलों में उस चैप्टर को छुड़ा दिया जाता है कि नहीं ये बच्चा समझ में नहीं समझ पाएगा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। अगर इस 5 वर्ड पे प्रॉपर तरीके से आपकी मास्टरी तो फिर कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और याद रखना जिन जिन चैप्टर को आपने 11वीं क्लास में छोड़ा था, जैसे कि रेक्टिफिकेशन हो गया, सिंगल एंट्री सिस्टम हो गया, एनपीओ आपका हो गया, आपका ये सारी चीजें आप अंत तक आपको रिपीट की जाएगी। आप चाहे बीकॉम करो, चाहे आप बीबीए करो, चाहे आप सीएस करो, चाहे सीए करो, चाहे सीएमए करो, सब जगह रिपीट किया जाएगा बच्चे, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि यहीं पे बच्चे का कॉन्सेप्ट चेक किया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप स्टार्टिंग से ही कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अगर हम तरीके से कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे तो फिर बहुत मजा निकल के आएगा। चलिए अगली क्लास में मिलेंगे आपसे और कुछ और अच्छी बातें डिस्कस करेंगे। उन बातों को समझने के बाद आपका अकाउंट्स लगभग 70% और सिंपल आपका हो जाएगा। तो हम लोग कभी भी कसम खाएंगे कि किसी चीज को रटेंगे नहीं, हमारा काम होगा सिर्फ समझना और समझ के चीजों को इंटरप्रेट करना। मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा, अगर आपने बातों को इंटरप्रेट किया है तो, अदरवाइज परेशानी क्रिएट होगी बच्चे। चलिए आज के लिए ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, और फिर अगली क्लास में हम आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।